आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन इन सम फील्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो कोई एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। जैसे आप टेबल पे कोई गिलास रख दो, अगर वो टेबल से गिलास थोड़ा सा साइड में हो जाए तो नीचे गिर जाएगा। नीचे उसको कौन लेके गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आपका गिलास नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। तो आपने ज़मीन से उठा के जब टेबल पे उस गिलास को रखा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप बॉल को ज़मीन से उठाओ और छोड़ दो, कहाँ जाएगा? बॉल नीचे जाएगा। तो जब आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को नाम देते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। आपने डैम देखे होंगे, पानी के भरे हुए होते हैं, जैसे डैम खोलते हैं पानी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो डैम में जो एनर्जी रहती है उसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो और वो एनर्जी पोजेस करवाए तो उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दो तरह से रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई बॉडी किसी हाइट पे रखी हो सरफेस से और वो ग्रेविटी उसको क्या कर रही है? हमेशा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ को। जैसे ही आप उसको फ्री करते हो वो नीचे ज़मीन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में जो आपने हाइट पे बॉडी उठाई है उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस होगी वो होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए एक्सप्रेशन करेंगे। सपोज m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h आपकी हाइट है जिस हाइट पे आपने ऑब्जेक्ट को उठाया हुआ है। अब फोर्स उसके लिए जो लगाई जाएगी वो होगी mg, उसके अपने वेट के बराबर ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ऊपर हाइट h पे उठाने के लिए। तो मिनिमम फोर्स होगी mg, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? h है, आपने h डिस्टेंस पे उसको उठाया हुआ है। तो वर्क क्या हो जाएगा? mgh, मतलब कि फोर्स की वैल्यू आप ऊपर से ले लो mgh। द वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो आपने ये काम किया बॉल को ऊपर उठाने के लिए हाइट h तक, वो वर्क आपका किस में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। आपका जो एसआई यूनिट रहता है पोटेंशियल एनर्जी का उसको हम जूल कहेंगे और सीजीएस यूनिट आपकी आर्क, जैसे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी के केस में भी था। डायमेंशन इसकी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हुई mgh, m मास है, g आपकी एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2 और h लेंथ है तो उसको हम l ले लेंगे। तो आपकी डायमेंशन क्या बन जाएगी? ml2t माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों की डायमेंशन आपकी कैसी हैं? सेम है। अब एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है हमेशा ही, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आपकी क्या होती है? वैलिड होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी रफ सरफेस पे पकड़ के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को खींचता हूँ, जैसे दीवार पे आप लगा के उसको खींचने लगोगे तो दीवार फ्रिक्शन देगी और फ्रिक्शन की वजह से आपको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में मुश्किल होगी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। जब आप ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी से नहीं आएगा जितना आपने उसको उठाने में वेस्ट कर दी, क्योंकि फ्रिक्शन ने आपकी एनर्जी कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में बहुत बार, कि जब आप किसी चीज़ को खींचते हो, स्प्रिंग लगा हो जिसमें, तो वो वापस स्प्रिंग उसको अपनी तरफ को अंदर की तरफ को खींचेगा, अपनी फोर्स लगाएगा ताकि वो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में वापस आ सके। तो इस तरह की एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होती है जब आप स्प्रिंग को खींचते हो उसको नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। मान लो ए पोजीशन पे स्प्रिंग है, मैंने उसको फोर्स लगा के बाहर की तरफ को एक्स डिस्टेंस पे खींच दिया। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी एफ है इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स, वो उसको कहाँ ले जाना चाहती है? वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन ए पे, जो यहाँ पे इसको पोजीशन मिली हुई है, यहाँ पे ये रीस्टोरिंग फोर्स को ले जाना चाहिए। अब अगर मैं इससे भी आगे इसको खींचना चाहूँगा तो मुझे इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम फोर्स के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो उसको हम वर्क कह देते हैं। तो ये जो फोर्स उसको अंदर खींच रही है, मैं उसके अगेंस्ट उसको बाहर की तरफ को dx डिस्टेंस, इससे आगे dx डिस्टेंस पे इसको खींचना चाहूँगा। तो इस डिस्टेंस dx तक उसको ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कहता है कि जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचना चाहते हो तो जो आपका हुक्स लगा हो उसमें वो ओबे होता है, ठीक है।
मतलब हुक्स लॉ कहता है कि जितनी फोर्स लगाओगे उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके डायरेक्ट रिलेशन में है कि आप अगर मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो जब आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो ये आपका हुक्स लॉ है, ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ आपने लेना है माइनस के एक्स, क्योंकि आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की तरफ हो रही है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 180 डिग्री। 180 की वजह से ये आपका माइनस के एक्स आता है। ठीक है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको के को बोलेंगे फोर्स अपॉन एक्स। इसकी जो एसआई यूनिट है ये बन जाती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो और न्यूटन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट रह जाएगी, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट रहती है और डायमेंशन आप निकाल सकते हो, ये बन जाती है mt-2। ठीक है, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो मैंने आपको कहा कि फर्दर आप उसको dx डिस्टेंस पे और आगे खींचना चाहते हो तो dw होगा माइनस एफ dx। अब माइनस एफ है तो आपका kx माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस kx dx। टोटल वर्क डन के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x की जो इंटीग्रेशन है मैंने आपको कहा था x की इंटीग्रेशन होती है, इसकी पावर आपकी एक बढ़ जाएगी। x 1 है तो इतना कितना हो जाएगा 2, और जो पावर बनती है उसी से आप उसको डिवाइड करते हो, तो ये बन जाएगा x की पावर 2/2। तो वर्क डन कितना आ गया, kx²/2। ये जो वर्क डन आपने किया दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ kx²। ठीक है, तो ये हुई कौन सी एनर्जी, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। इससे पहले हमने कौन सी की, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी mgh है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज लोडेड विद अ वेट ऑफ 5 kg। कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो k आपसे पूछा गया है और w आपसे पूछा गया है, ये आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सिस्टम को चेक करेंगे, x आपका 0.5 सेंटीमीटर है, तो आपने इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, मास 5 kg है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लेता हूँ तो 5 × 10 = 50 न्यूटन ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा k = F/x, ये हमने अभी पढ़ा। तो f की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 5 × 10⁻³ तो k आ जाएगा 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग के केस में वर्क डन क्या होता है, हाफ kx², ये अभी हमने पढ़ा। k की वैल्यू पुट करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 जूल। तो इस तरह से हम किसी स्प्रिंग के द्वारा जो काम किया जाता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।